हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग अव्यय पढ़ रहे थे। अव्यय अव्यय और उसके भेद। तो हम लोग कल की कक्षा में अव्यय पढ़े थे और उसके एक भेद की चर्चा किए थे, जो कि उसके कुल 4 भेद हैं। हम लोग एक भेद की चर्चा किए थे, क्रिया विशेषण की। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि अव्यय वह होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जो लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार रहे, यानी उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय जिसका व्यय न हो। और इसके कुल चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी कुल 4 भेद आते हैं और हम लोग कल की कक्षा में 2 भेद की चर्चा किए थे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। और यहीं पर कल की कक्षा समाप्त हो गई थी। तो आज की कक्षा में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, यानी क्रिया विशेषण के जो 4 भेद, जिसमें से हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, जो 2 बचे हैं उन 2 की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। और जो क्रिया विशेषण का अगला भेद यानी तीसरा भेद आता है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति रीति से क्या तात्पर्य है कि रीति का मतलब क्या होता है कि जो ढंग या तरीका, यानी हम लोग जैसे एक शब्द का प्रयोग करते हैं रीति रिवाज। तो बहुत ऐसे हमारी हिंदू परंपराओं में ऐसे चीज़ें हैं जो रीति के अनुसार की जाती हैं। तो रीति का तात्पर्य क्या होता है कि ढंग या तरीका। रीति का जो अर्थ होता है ढंग या तरीका। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है कि वे शब्द जो क्रिया होने या करने के ढंग अथवा रीति का बोध कराते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग, यहाँ पर देखिए रीत से तात्पर्य है ढंग, अथवा रीत का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग अथवा रीति का बोध कराते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे में हम पूरा तरीके से समझ जाएंगे। विनय जल्दी जल्दी बोल रहा था, घोड़ा तेज दौड़ रहा था। तो रीति से क्या तात्पर्य है ढंग या तरीका, यानी कि वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग अथवा रीति का बोध कराते हैं, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जब इस आप उदाहरण को देखेंगे, विनय जल्दी जल्दी बोल रहा, तो विनय जल्दी जल्दी बोल रहा था, घोड़ा तेज दौड़ रहा था। तो इन दोनों में विशेषता क्या है कि विनय जल्दी जल्दी बोल रहा था, यानी विनय के बोलने का ढंग क्या है कि वह जल्दी जल्दी बोल रहा था, और घोड़ा के दौड़ने का ढंग क्या है कि वह तेज दौड़ रहा था। तो जहाँ पर ऐसे वाक्य आए तो आप उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबोधित करेंगे, यानी उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे कि वे शब्द जो क्रिया के होने अथवा करने के ढंग अथवा रीति का बोध कराएं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, विनय जल्दी जल्दी बोल रहा था जिसमें जल्दी जल्दी, और घोड़ा तेज दौड़ रहा था जिसमें तेज, ये दोनों क्या हैं ढंग हैं। इसी प्रकार कुछ और वाक्य हैं, कुछ और शब्द हैं, जैसे कैसे, ऐसे, वैसे, ज्यों, त्यों, ठीक, गलत, धीरे धीरे आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यानी इनमें से कोई भी शब्द आता है, एक बार मैं फिर उच्चारित कर देता हूँ, जैसे, कैसे, ऐसे, वैसे, ज्यों, त्यों, ठीक, गलत, धीरे धीरे आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इनमें से यदि कोई भी शब्द आता है तो वह क्या होगा, वह होगा
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का जो चौथा और अंतिम भेद है क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाण जिसमें हम मात्रा की बात करते हैं, मात्रा या संख्या की बात करते हैं, वह क्या होता है? वह परिमाण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी जिसमें परिमाण वह होता है जिसमें हम मात्रा की या संख्या की बात करते हैं, वह क्या होता है? वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा को व्यक्त करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में इसकी परिभाषा है। सर्वप्रथम तो आप क्रिया विशेषण के चारों भेद को याद रखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और जो अंतिम चौथा है क्या है? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो क्रिया के परिमाण या मात्रा को व्यक्त करते हैं वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे में क्या है? अधिक खाना हानिकारक है, तुम बहुत शोर मचाते हो। यहाँ पर अधिक और यहाँ पर बहुत, यह दोनों किसके सूचक हैं? तो यह दोनों मात्रा के सूचक हैं। मात्रा या संख्या बता रहा है कि तुम अधिक खाना हानिकारक है, यानी अधिक मतलब ज़्यादा, यह मात्रा बता रहा है। और तुम बहुत शोर मचाते हो, ये भी क्या बता रहा है? कि तुम बहुत ज़्यादा शोर करते हो, यानी ये भी एक प्रकार का मात्रा ही बता रहा है कि तुम ज़्यादा शोर करते हो। इसमें और भी वाक्य आते हैं, और भी शब्द आते हैं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, जिसमें है जरा, कुछ, कितना, पर्याप्त, बिल्कुल आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। जरा, कुछ, कितना, पर्याप्त, बिल्कुल आदि, यह सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आशा है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, थोड़ा थोड़ा कार्य कीजिए। थोड़ा थोड़ा, ये भी क्या है? एक मात्रा बता रहा है। तो जहाँ पर ऐसे मात्रा बताए वहाँ क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नोट, कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों की भांति किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों की भांति किया जाता है जब यह शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। तो विशेषण, जब हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बता रहा था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तथा जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा, मिसप्रिंट हो गया है। तो क्रिया विशेषण, हाँ यहाँ पे लिखा है तो क्रिया विशेषण होते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे। कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों की भांति किया जाता है जब यह शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो विशेषण, तथा जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके भी उदाहरण हैं ताकि बात स्पष्ट हो जाए। मैं आज बहुत दौड़ा, इसमें क्या है? बहुत दौड़ा, यानी इसमें क्रिया जो हो रही है वह बता रहा है कि मैं आज बहुत दौड़ा। तो मैं क्या है? कर्ता है, और दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्रिया की बात हो रही है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसने आज बहुत आम खाए, उसने आज बहुत आम खाए। तो यहाँ पे जो बहुत है, उसने क्या है? एक सर्वनाम है। उसने बहुत आम खाए। तो यहाँ पे जहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताए या संज्ञा की विशेषता बताए वहाँ पे विशेषण, और जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताए वहाँ पे क्रिया विशेषण। आशा है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क
अवश्य करिएगा, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये भी चीज़ आपको बताना आवश्यक था, इसलिए मैं बता दिया। और इसी बहाने आपका एक टॉपिक जो था वह रिवीजन भी हो गया, विशेषण। तो विशेषण क्या होता है ये भी आप लोग जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अव्यय का दूसरा भेद है, अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक। पहला भेद था क्रिया विशेषण और दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी जो संबंधों को व्यक्त करे। परिभाषा को देख लेते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। परिभाषा देख रहे हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में है और पढ़ते ही यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। जैसे के ऊपर, के नीचे, के साथ, यह इसकी पहचान है। यहाँ पे उदाहरण में दिया है, पेड़ के ऊपर चिड़िया है। तो यहाँ पे देखें के ऊपर आया है, तो जहाँ पे संबंध को बताए, यानी पेड़ का संबंध किससे है? चिड़िया से। तो जहाँ पर चिड़िया का संबंध किससे है? तो पेड़ से। यानी जहाँ पर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित हो, वहाँ पे संबंध बोधक होता है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के साथ पढ़ रही है, के साथ। और यहाँ पर रिद्धि का संबंध सिद्धि के साथ है, यानी रिद्धि और सिद्धि दोनों साथ में पढ़ रही हैं। सूरज पूरब की ओर निकल रहा है, की ओर। और सूरज का संबंध किससे है? निकलने से, यानी सूरज का जो संबंध है वो पूरब की तरफ निकल रहा है। तो जहाँ पर संबंधों की बात की जाए वहाँ पे संबंध बोधक होता है। आशा है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जिस प्रकार अव्यय के भेद को हम लोग पढ़े और क्रिया विशेषण के भेद को पढ़े, उसी प्रकार संबंध बोधक के भी दो भेद होते हैं। संबंध बोधक के भी दो भेद होते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। इन दोनों भेदों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप इतनी जो भी आज की कक्षा है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत या परेशानी महसूस होती हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे।